हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, शासक और इतिवृत्त और मुगल दरबार के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो के हमने पार्ट 1, 2 और 3 में मुगलों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। आज पार्ट 4 में हम मुगल दरबार की आगे की स्टडी करेंगे। पहले मुगल दरबार के विषय में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं, जिसमें हमने उनकी शाही राजधानी के बारे में, उनकी राजसत्ता के बारे में, मुगल दरबार के नियमों के बारे में, अभिवादन के तरीकों के विषय में, झरोखा दर्शन, दीवाने आम, दीवाने खास के विषय में स्टडी कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि दरबार में कौन-कौन से उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते थे। जैसे आज भी हम बहुत सारे उत्सवों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही इनके दरबार में कई उत्सवों को बड़े जोरदार तरीके से मनाया जाता था, जिसमें एक था सिंहासन रोहण की वर्षगांठ। जिस तारीख को राजा सिंहासन पर बैठता था, उसका राज तिलक होता था, उसे हर साल बड़ी धूमधाम के साथ उस वर्षगांठ को मनाया जाता था। ईद, जो मुसलमानों का मुख्य त्योहार है, उसे मनाया जाता था। शबे बारात, होली और शासक का जन्मदिन। इसके अलावा नौरोज को भी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता था, जो नववर्ष का उत्सव था और कई दिन चला करता था ये। इसके बाद हम समझते हैं शाही परिवार में होने वाले विवाह। जो वेडिंग्स होती थी, उन वेडिंग्स के ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता था। जैसे आज भी आपको पता है कि जो रईस लोग हैं, जैसे अंबानी के अभी बेटा और बेटी की शादी हुई पिछले वर्ष, तो आपने देखा कि बहुत ही शान-ओ-शौकत के साथ वो की गई संपन्न। ऐसे ही मुगलों के दरबार में भी परिवार के बच्चों की शादी बहुत धूमधाम के साथ की जाती थी, जिसमें शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का निकाह नादिरा के साथ हुआ 1633 में। इस विवाह की पूरी आयोजन की जिम्मेदारी निभाई शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी जहां आरा ने। और मुमताज महल दिवंगत हो चुकी थी जब तक। उनकी जो खास नौकरानी थी निशा खानुम, उसने भी इस विवाह में बड़ी ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। इस शाही विवाह का बहुत अधिक खर्चा आया। उस समय 32 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए, जिसकी आज कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। और कहा जाता है कि जैसे आज विवाह की रस्में होती हैं, ऐसे ही दीवाने खास में हिनाबंदी की रस्म अदा की गई। लोगों के दरबारियों के बीच में पान, इलायची, मेवे बांटे गए और जो सामान था, जो दिया जा रहा था गिफ्ट में, वो हरम की स्त्रियों को उनके देखने के लिए बाकायदा एक विशाल कक्ष में सजाया गया था और बड़े धूमधाम के साथ दारा शिकोह का निकाह संपन्न हुआ। आगे समझते हैं कि मुगल दरबार में दी जाने वाले टाइटल्स और गिफ्ट्स। ये जो टाइटल्स होते थे, ये बड़े ही किसी व्यक्ति की एक बहुत बड़े सम्मान के प्रतीक होते थे। तो जब राजा का राज्याभिषेक होता था, उसको जब गद्दी पर बिठाया जाता था राज सिंहासन पर, उस अवसर पर ये पदवियां धारण करने की प्रथा थी। कुछ पदवी धारण करता था राज्याभिषेक के समय, या कहीं कोई विजय प्राप्त करके आए तो राजा कुछ उपाधियां लेता था। जैसे पहले के समय में आपने सुनी होंगी महाराजाधिराज। ऐसे ही ये लोग शाहजहां की उपाधि, जहांगीर की उपाधि, ऐसी उपाधियां लिया करते थे। तो इन उपाधियों की उद्घोषणा जो की जाती थी, वो नकीब के द्वारा की जाती थी। इसको आपको समझना पड़ेगा। नकीब शब्द उद्घोषक के लिए प्रयोग किया गया है, जो पदवियों की बड़े ही गायन तरीके में, लयबद्ध तरीके से दरबार में घोषणा करता था और पूरे माहौल को बड़ा ही रोमांचक बना देता था। अब समझते हैं कि मुगल दरबार में अन्य दरबारियों को क्या पदवियां दी जाती थी। तो दो पदवियां इनका इंपॉर्टेंट है। एक आसफ खान की पदवी और दूसरी है मिर्जा राजा की उपाधि। आसफ खान की पदवी का जो लिंक है, वो माना जाता है कि पैगंबर शासक सुलेमान के, इसका जो उद्भव है इस पदवी का, सुलेमान के कल्पना किए हुए मंत्री थे आसफ खान, उन्हीं के नाम पर ये पदवी दी जाने लगी। दूसरी मिर्जा राजा की उपाधि है, जो बड़ी ऊंची मानी जाती थी, जिसे औरंगजेब ने राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह, ये राजपूत राजा थे, जिनको ये प्रदान की थी। उसके बाद आप समझिए कि पदवियों को हासिल कैसे किया जाता था। तो एक तो ये अर्जित की जाती थी। अर्जित का मतलब है कि ये खुद
बादशाह के द्वारा दी जाएं, या कभी-कभी इनकी खरीद फरोख्त भी की जाती थी। एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब को 1 लाख रुपए का ऑफर किया गया था। एक मीर खान नाम का दरबारी था, जिसने कहा कि मैं अपने नाम में अमीर खान लगाना चाहता हूँ, अ शब्द को जोड़ना चाहता हूँ। इसके लिए वो 1 लाख रुपया देना उसने औरंगजेब के सामने ऑफर रखा। तो इस प्रकार पदवियों को अर्जित और खरीदी भी की जाती थी। अब समझना होगा कि मुगल दरबार में कौन से उपहार और पुरस्कार लोगों को दिए जाते थे। तो इन उपहार और पुरस्कारों में 3 इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको समझने हैं। पहला कहलाता है खिल्लत, दूसरा है सरप्पा और तीसरा है पदम मुरस्सा। खिल्लत को समझिए। खिल्लत का एक ऐसा ऑनर है, ये सम्मान का जामा जिसको कहते हैं रोब ऑफ ऑनर, अ गारमेंट वंस worn बाय द एम्परर एंड imbued विद दिस बेनेडिक्शन। जब वो कभी राजा ने जिस वस्त्र को पहना हो, वो वस्त्र आशीर्वाद के रूप में किसी को उपहार में दिया जाता था, उसे खिल्लत कहा जाता था। दूसरा है सरप्पा। इसमें 3 वस्तुएं दी जाती थी। जामा, इसके 3 पार्ट होते थे, जामा, पगड़ी और पटका। तीसरी जो उपहार है वो है पदम मुरस्सा। ये पदम मुरस्सा जो उपहार था, वो खास परिस्थितियों में, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में बादशाह के द्वारा दिया जाता था। द लोटस ब्लॉसम सेट होता था विद ज्वेल्स, यानी रत्नों का जड़ा हुआ एक गहनों का सेट जो कमल से मिलता जुलता था। पदम कमल को ही कहते हैं, आप लोग हिंदी में जानते होंगे। अब ये जो मुगल दरबार में लोगों को उपहार और पुरस्कार मिलते थे, ये बड़े ही आदर और सम्मान के प्रतीक थे। जिसको ये मिला, वो अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करता था। एक उदाहरण मिलता है कि टॉमस रो, जो इंग्लैंड के राजा ने राजदूत बना करके भेजा था जहांगीर के दरबार में, उसने 400 रुपए की अंगूठी, उस समय जो कीमत थी, आसफ खां आप ऊपर देख रहे हैं, एक ऊंची पदवी थी, आसफ खां को दी। तो उसने इसको अपनी हैसियत के खिलाफ समझा और वो अंगूठी टॉमस रो को वापस कर दी। यानी उसको ये अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग गिफ्ट नहीं लगा, तो उसने लेने से उसको अस्वीकार कर दिया। यानी गिफ्ट का कितना अधिक इंपॉर्टेंस उस समय था। आगे समझते हैं। ये बच्चों जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, कई 10 साल के अगर आप पेपर देखेंगे तो बहुत बार आपको ये प्रश्न वहां मिलेगा। प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो होता है कि शाही परिवार के विशिष्ट अभिलक्षणों को समझाइए, या मुगल दरबार में, मुगल परिवार में स्त्रियों की क्या भूमिका होती थी, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों, अगर शाही परिवार के बारे में पूछा जाए या स्त्रियों की भूमिका के बारे में पूछा जाए, तो हमें ये नीचे की चीजें जो लिखी गई हैं, आपको दिख रही हैं, इनकी व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा हरम को। तो हरम का मतलब है कि उनकी जो मुगलों की है घरेलू दुनिया, उनकी जो डोमेस्टिक वर्ल्ड है, अपने घर परिवार का जो जीवन है, उसको हरम कहा गया। इसको कभी-कभी जनान खाना शब्द भी प्रयोग किया जाता है। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। जहां मुगल परिवार की स्त्रियां रहती थीं, उनकी स्त्रियों में उनकी पत्नियां हैं, उपपत्नियां हैं, माता है, पुत्री हैं, बहू हैं, चाची, मौसी, उनके बच्चे हैं। इसके अलावा महिला परिचारिकाएं और गुलाम भी यहाँ पर रहते थे, यानी फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स भी रहते थे। तो ये, जहाँ ये सभी प्रकार की महिलाएं रहती हैं, उसको हरम कहा जाता था। इस हरम की बड़ी भारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी, यानी परिंदा का भी पर मारना इसमें मुश्किल था। अब क्या हुआ कि राजपूत राजकुमारियों के साथ मुगलों ने विवाह प्रारंभ किए, यानी ऐसा नहीं था कि वो केवल मुस्लिम्स के ही साथ विवाह किए उन्होंने। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था, ये अकबर के समय शुरुआत हुई, कि वो राजपूतों के साथ अपनी वैवाहिक संबंध करके मित्रता स्थापित करना चाहता था, और राजनैतिक एकता कायम करके राजपूतों का अपने साम्राज्य के लिए समर्थन प्राप्त करना चाहता था। तो विवाह करके उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की ताकि राजपूत लोग उसका समर्थन करें। अब मुगल परिवार में हमें समझना होगा स्त्रियों का दर्जा कैसे था। सभी स्त्रियों की रैंक या जो हैसियत थी वो बराबर नहीं समझी जाती थी। शाही परिवार में से आने वाली जो शाही परिवार की स्त्रियां होती थी, उनको बेगम कहा जाता था। बाकी की स्त्रियों को अगहा कहा जाता था। ये शब्द आपको याद रखने होंगे।
शाही परिवार की महिलाएं बेगम कहलाती थीं और अन्य स्त्रियां जो थी अगहा कहलाती थी। अगहा वो होती थी जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था। बेगमों को ज्यादा ऊंचा दर्जा प्राप्त था, उसकी वजह थी कि विवाह के समय दहेज में ये बहुत बड़ी रकम मेहर के रूप में लाती थी, इसीलिए इनका ज्यादा सम्मान या ज्यादा इनको उच्च राजा की दृष्टि में, बादशाह की दृष्टि में इनका ज्यादा महत्व था। एक और प्रकार की पत्नियां होती थी अगचा। ये जो अगाचा होती थी उपपत्नियां थी। महिलाओं के पदानुक्रम में ये सबसे निम्न पद माना जाता था उपपत्नियों को, जिनको अगाचा कहते थे। अब क्या होता था कि बेगम है, अगाह है और अगचा है, इनको जैसा जिसका दर्जा है, यानी सबसे हाईएस्ट दर्जा तो बेगम का है, सबसे निचला दर्जा अगचा का है, तो दर्जे के हिसाब से इनको मासिक भत्ता, मंथली इनको पेमेंट किया जाता था, इनको गिफ्ट दिए जाते थे ताकि ये अपने व्यक्तिगत खर्चों को चला सकें। और आपने सुना होगा कि मीना बाजार लगा करते थे, उन मीना बाजारों में ये खरीद फरोख्त भी किया करती थी। अब ये वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह उस समय स्थायी नहीं था कि वंश परंपरागत ही ये सब चलेगा। अनेक महिला और पुरुष आगे चल करके अगर हम इनके शाही परिवार के अंदर देखें तो महिला और पुरुष गुलाम भी मुगल परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते थे। ये जो गुलाम होते थे, ये गुलाम हिजड़े होते थे, इनको ख्वाजा सर कहा जाता था, नीचे शब्द का प्रयोग किया गया है, ख्वाजा सर। ये हिजड़े होते थे और ये परिवार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनके रक्षक की, उनके नौकर की, और जिन महिलाओं को व्यापार में इंटरेस्ट होता था, उनके एजेंट के रूप में भी काम किया करते थे। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि शाही परिवार की अंदर क्या चलता है, कैसे उनकी व्यवस्था है। अब समझते हैं कि मुगल दरबार में मुगल राजकुमारियों की क्या हैसियत थी। तो हमने ये जो चित्र देख रहे हैं आप शाहजहां का, और ये चित्र है उनकी पुत्री जहां आरा का। कहते हैं शाहजहां अपनी पुत्री जहां आरा को बहुत महत्व देता था और अक्सर उनसे सलाह मशवरा किया करता था। सो शाहजहां की दो पुत्रियां थी, जहां आरा और रोशन आरा। इन दोनों को काफी फाइनेंशियल पावर्स थी, वित्तीय स्रोतों के ऊपर इनका नियंत्रण था। जहां आरा के लिए कहा जाता है कि जो सूरत बहुत इनकम देने वाला पोर्ट था, बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था, यहाँ की सारी आमदनी जहां आरा को मिलती थी। यानी जहां आरा को जो फाइनेंस की स्थिति थी वो बहुत मजबूत थी एक महिला होने के बावजूद। जैसे उस समय आपने सुना होगा मनसबदारों की बड़ी इनकम थी, ऐसे ही जहां आरा भी एक सशक्त, आर्थिक रूप से एक समृद्ध महिला थी। जहां आरा ने शाहजहां की राजधानी जब उसने बनाई अपनी शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली कहलाती है आज के समय में, वहां वास्तुकला की जो निर्माण परियोजनाएं बनी, जिसमें आपने देखा लाल किला है और जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है। तो इनकी रूपरेखा बनाने में, इन परियोजनाओं की रूपरेखा बनाने में जहां आरा का बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं जो चांदनी चौक है आज पुरानी दिल्ली में, उसकी रूपरेखा पूरी की पूरी जहां आरा के द्वारा तैयार की गई थी। एक नाम आता है गुलबदन बेगम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिनकी लिखी हुई किताब है, गुलबदन की लिखी हुई किताब का नाम है, या आप इसको भी कह सकते हो इतिवृत्त हुमायूं नामा। गुलबदन हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री और अकबर की चाची, रिश्ते में लगती थी। तो गुलबदन को तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञान था, बिल्कुल फर्राटे से बोला करती थी। तो अकबर ने कहा कि अगर मुझे अपने बाबा और अपने पिता के समय के इतिहास को जानना है, तो ये उस समय मौजूद थी गुलबदन बेगम, तो इनसे रिक्वेस्ट की कि आप उस समय का इतिहास लिखिए। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा के नाम से इतिहास लिखा, जिसमें मुगलों की उस समय की घरेलू दुनिया की हमें जानकारी मिलती है। उसने अपनी इस हुमायूं नामा पुस्तक के अंदर जो मुगल परिवार के अंदर झगड़े चलते थे, तनाव चलते थे, टेंशन्स होते थे, उनका भी खुल करके वर्णन किया है और जिक्र किया है कि परिवार की जो एल्डर वुमेन्स होती थी, जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो उन झगड़ों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये नीचे आप गुलबदन बेगम का भी चित्र देख रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है, और अब हम आगे पार्ट 5 में
अपना आगे का जो है चैप्टर को समझेंगे, जिसमें मुगल दरबार में नौकरशाही की व्यवस्था और मुगल दरबार के जो प्रशासन था उसको समझेंगे।